नमस्कार, जय हिंद प्यारे दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके बहुत ही शानदार से विद्याग्राम स्टेट यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट से मुझे बता दीजिए, क्या आपको मेरी आवाज और वीडियो क्लियर है? तो जल्दी से आ जाइए, फटाफट से शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन से सेशन में। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आज के इस जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट पेपर 1 में। जो भी आपके प्रश्न हैं वो वाकई में आपको देख करके लगेगा कि पेपर जैसे ही हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप सभी लोगों ने प्रीवियस ईयर में भी शायद देखा होगा, लेकिन कुछ बिल्कुल नए हैं। हर एक टॉपिक से ये कोशिश की गई है कि एक एक नया सवाल जो है वो रखा जाए। बहुत ही शानदार कंटेंट है, जबरदस्त सा साथियों टॉपिक है, सेट पेपर है, मतलब सारे टॉपिक उसमें आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सुबह की जो क्लास आप लोगों ने देखी है, बहुत भयंकर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं। और आज की क्लास का पहला सवाल आप सभी के सामने, यानी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। जल्दी से देखिए आज की क्लास का पहला सवाल। क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश के किस शहर में फांसी की सजा दी गई थी? अब आप सभी लोग जल्दी से बताइए। चार ऑप्शन आप सभी के सामने हैं। आप सभी लोगों ने सुना होगा 9 अगस्त की ये डेट थी जब 1925 में काकोरी ट्रेन घटना जो है वो साथियों हुई थी। इस घटना को करने वाले 4 प्रमुख साथियों, ध्यान रखना, क्रांतिकारियों के नाम आते हैं। इनमें 4 प्रमुख लोग जो हैं या क्रांतिकारी जो हैं वो कौन कौन से थे? तो सबसे पहले आप सभी के सामने साथियों रामप्रसाद बिस्मिल को ही हम लिख लेते हैं। तो रामप्रसाद बिस्मिल को ही लिख लेते हैं। इनको गोरखपुर की जेल में फांसी की सजा दी गई थी। सर याद नहीं होता पेपर में, कैसे याद करेंगे? तो आप सभी लोगों के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ये याद कर लीजिए कि गोरखपुर से योगी जी आप सभी के विधायक हैं और वही मुख्यमंत्री हैं। उन्हीं के कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण हुआ है, तो आप इससे ये याद कर सकते हैं। बाकी आपके तरीके अलग भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है बताइए, काकोरी ट्रेन कांड में जो रामप्रसाद बिस्मिल थे इनको कहां पर फांसी की सजा दी गई थी? तो गोरखपुर जेल में आप लगा लेंगे। दूसरे साथियों अशफाक उल्लाह का नाम आपने सुना होगा। अशफाक उल्लाह खान जो थे, इनको पूछता है बताइए कहां पर फांसी दी गई थी? अशफाक उल्लाह खान को फैजाबाद की जेल में फांसी की सजा जो है वो साथियों दी गई थी। इस फैजाबाद का नाम बदलकर अब अयोध्या किया गया है। इसके बाद आप सभी को याद रखना है, राजेंद्र लाहिड़ी का नाम आता है। प्रश्न पूछा जाता है बताइए राजेंद्र लाहिड़ी को कहां पर फांसी दी गई थी? तो गोंडा की जेल में फांसी दी गई थी। चौथे प्रमुख आरोपी साथियों इस पूरे कांड में थे रोशन सिंह। रोशन सिंह को फांसी की सजा कहां पर दी गई थी? तो इनको प्यारे दोस्तों नैनी की जेल में फांसी की सजा जो है वो दी गई थी, ध्यान रखना। अगर आपसे कोई पूछे इस पूरे घटनाक्रम में एक ऐसा आरोपी जो कि बच निकला था, तो वो थे चंद्रशेखर आजाद। इनको आप सभी लोग याद रखना, चंद्रशेखर आजाद जो है वो बच निकलने वालों में से एक थे, मतलब ये बच निकले थे, इनको आप याद रखना। और आप सभी लोगों को याद होगा इनकी साथियों, ध्यान रखना, जो देहांत हुआ है वो एल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में। आप सभी ने सुना था कि भाई गोली खुद को इन्होंने मार ली थी। ये सारी चीजें याद रहेंगी। अगर काकोरी ट्रेन कांड को आप देखें तो इसको करने वाले हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी एचआरए के कार्यकर्ता थे, जो कि 1924 की बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी या कह सकते हो क्रांतिकारियों का एक दल था, समूह था, जिसको 1924 में बनाया गया था। तो यहां तक कोई डाउट है? अगला सवाल देखो, दूसरा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला साथियों पूछ रहा है बताइए कहां पर लगाया जाता है, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। बताइए इसकी विशेषता क्या है? बटेश्वर मेला सबसे पहले पूछेगा बताइए कहां पर लगाया जाता है? तो बटेश्वर मेला साथियों ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के आप सभी को आगरा में मिलेगा। यह मेला एक पशु मेला कहा जाता है, अर्थात यहां पर पशुओं को साथियों ध्यान रखना बिक्री के लिए लाया जाता है। तो यह एक पशु मेला है। अब पूछ देगा बताइए भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो यहां पर आप सभी लोगों को याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पशु मेला जो है वो प्यारे साथियों आप सभी को याद रखना है भाई कौन सा है? तो सोनपुर का पशु मेला है। ये सोनपुर बिहार में पड़ता है, इसको आप सभी लोग याद रखना। यहां से आपके पेपर में सवाल जो है वो बनते हैं। एक प्रश्न और आता है बताइए भारत के पुष्कर में, याद रखना पुष्कर राजस्थान में पड़ता है, यहां पर भी एक पशु मेला लगता है, बहुत फेमस है। याद रखना पुष्कर में पशु मेला भी है और साथ में भारत में ब्रह्मा जी का केवल एक ही मंदिर है जो प्रसिद्ध है, वो राजस्थान के पुष्कर में ही पड़ता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बताइए फयाज खान द्वारा स्थापित इनमें से रंगीला घराना किस स्थान पर साथियों स्थित है? अब एक बात बताइए, रंगीला हमारे देश में
मुगल बादशाहों में एक बादशाह था। मुगलों के लिए सबसे प्रमुख केंद्र आगरा माना जाता था, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर आप आगरा की तरफ बढ़े तो आप सभी लोगों को साथियों प्रश्न जो है वो सॉल्व होते दिखेगा। साथियों अगर फयाज खान की बात करें तो ये एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने रंगीला घराना जो है, या कह सकते हो संगीत के प्रति डेडिकेटेड एक घराना जिसे रंगीला कहा जाता है, उसको इन्होंने क्या किया है, एक तरीके से स्थापित किया है। यानी रंगीला घराना जो है ये भारत के आप सभी को आगरा में मिलेगा। अच्छा, लखनऊ का घराना जो है इसको यदि आप देखें तो यहां पर आप सभी लोग नजाकत को पाएंगे। तो नजाकत का घराना जो है वो साथियों कहा जाता है, इसको आप याद रखना। वैसे लखनऊ जो है ये नवाबों का शहर भी कहा जाता है, तो आप सभी लोग याद रखना नवाबों का शहर किसको कहते हैं। बोलो भाई जल्दी से एक बार फटाफट, तो लखनऊ को आप लगा लेंगे। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 जो है वो इनमें से किससे संबंधित है। देखो आप सभी लोग एक ट्रायंगल को बना लो, ऐसे याद करने में आसानी रहेगी। सबसे पहले आर्टिकल 340 की हम बात कर लेते हैं। ये हमारे भारत में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए होता है, तो ये आपको याद रहेगा, यानी आपका उत्तर डी ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आर्टिकल 341 आपको दे दे, 341 में अनुसूचित जाति जो है उनका वर्णन है। आर्टिकल अगर 342 की हम बात कर दे तो 342 जो है वो अनुसूचित जनजाति का वर्णन करता है, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए, भारत में रेड कॉरिडोर यानी लाल गलियारा इनमें से किस बात को इंडिकेट करता है। साइबर अपराध और आतंकवाद से जुड़ा हुआ एक प्रश्न आपके पेपर में आना है, उसी से जुड़ा हुआ टॉपिक है। हमारे भारत में जब आप नक्सलवादी घटनाओं को पढ़ेंगे तो नक्सलवादी जो घटनाएं हैं उनके कारण साथियों भारत में चाहे कोई भी उत्तर पूर्व का राज्य उठा लीजिए, उदाहरण के तौर पर नक्सलवादी आंदोलन जो है इनका जन्म जो है वो वेस्ट बंगाल से हुआ था, तो आप तुरंत कहेंगे जो पश्चिम बंगाल है वहीं से साथियों ये नक्सलवादी आंदोलन शुरू हुए थे। तो भारत में रेड कॉरिडोर या लाल गलियारा जो है वो नक्सली माओवादी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। तो आज के बाद अगर रेड कॉरिडोर, वैसे भी लाल कलर का जो रंग होता है वो खतरे का निशान दिखाता है, तो खतरे वाला आप सभी को याद रहेगा। अगला देखिए, कह रहा है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अब आप देखो, इसको आप ऑप्शन से भी हटा सकते हो या फिर डायरेक्टली आप क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे 7वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो साथियों हम सभी को पता है इसमें संघ और राज्य के बीच में संबंधों को दिखाया गया है, रिलेशंस दिए गए हैं। साथियों 4थी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें राज्यसभा के बारे में विवरण दिए गए हैं, इसको हटा दीजिए। 5वीं अनुसूची जो है, अब सबसे बड़ी बात है कि 5वीं और 6ठी अनुसूची जो है इसमें एक समानता दिखती है, इक्वलिटी दिखती है, क्योंकि 5वीं और 6ठी अनुसूची दोनों ही अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन का वर्णन करती हैं। बस अंतर क्या है कि जो 6ठी अनुसूची है इसमें 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है। वो 4 राज्य कौन कौन से हैं? पहला तो आपको असम मिलेगा, दूसरा असम मेघालय के साथियों आप साथ में याद कर लेना, तीसरा आप सभी को त्रिपुरा याद हो जाएगा, और चौथा राज्य जो है वो मिजोरम याद रहेगा। अब यहां पर प्रश्न पूछता यदि इन 4 राज्यों से जुड़ा हुआ तो आप 6ठी अनुसूची की तरफ मूव कर जाते, लेकिन जब उसने ऐसा कुछ पूछा नहीं तो आप सभी लोगों के लिए एक ही ऑप्शन बचता है और वो है 5वीं अनुसूची। यानी कुल मिलाकर अगर अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन के बारे में पूछेगा तो 5वीं अनुसूची, यदि इन 4 राज्यों के बारे में पूछेगा कि उनका प्रशासन कौन सी अनुसूची में तो आप 6ठी लगाएंगे। एक बार सभी लोग साथियों क्लास को बहुत ही शानदार तरीके से शेयर करिए, क्योंकि मजा तभी आएगा जब क्लास को आप शेयर करेंगे। हर संकट का हल मत पूछो आसमान के तारों से, सूरज किरणें कब लेता है नभ के चांद सितारों से, और पढ़ाई के इस दौर में यदि छुप पाए जाओगे तो इतिहासों के पन्नों में फिर सब बेकार हो जाओगे। उठाओ अपने एक बार सभी लोग गुलाबी हाथ और कह दो सर इस बार तो वर्दी लेकर लौटेंगे। फटाफट जल्दी से शेयर कर दीजिए। बहुत ही शानदार जबरदस्त क्लासेज आप सभी के सामने आ चुकी हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने सप्तांग राजनीतिक तर्कसंगता का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादित किया है। अब आप सभी लोग इसको ऐसे याद कर लो कि जो भारत में सप्तांग राज्य का सिद्धांत है ये किसने दिया था, यानी सप्तांग सिद्धांत यानी एक राज्य जो है उसके 7 अंग होते हैं, ये किसने बताया था। तो राज्य के 7 अंग जो हैं ये किसने बताया था। पिछली बार यूपी पुलिस में ये प्रश्न पूछा गया था कि बताइए इनमें से अंतिम अंग कौन सा है। तो अंतिम अंग जो होता है वो होता है प्यारे साथियों मित्र। अब आप सभी को ये तो याद हो गया, लेकिन अभी बचे हुए 6 भी याद करा देंगे। साथियों जब आप कौटिल्य यानी चाणक्य को पढ़ेंगे
तो उनकी किताब है एक अर्थशास्त्र, उसी में साथियों इसके विवरण जो हैं वो दिए गए हैं। इसको आप याद रखना। सप्तांग राज्य के बारे में चाणक्य ने सारी चीजें जो हैं वो क्लियर की थी। अब आप सभी लोगों को सप्तांग राज्य में देखें अगर, तो सबसे पहले राजा मिलता है, फिर इसके बाद में अमात्य मिलता है। आप सभी लोग नोट करते चलिएगा, साथ साथ में नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। इसके बाद आप सभी को जनपद मिल जाएगा, इसके बाद आप सभी को साथियों राजा अमात्य जनपद, इसके बाद आपको सेना मिल जाएगी, फिर इसके बाद आप सभी को दुर्ग मिल जाएगा, फिर इसके बाद आप सभी को कोष मिल जाएगा, और सबसे अंत में साथियों ध्यान रखना 7वें स्थान पर मित्र मिलता है। एक राज्य के लिए मित्र की बड़ी आवश्यकता होती है। यहां से प्रश्न जो है वो सारे याद हो जाएंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है नागालैंड की इनमें से राजधानी क्या है। अब आप देखो जल्दी से फटाफट बताओ, क्या गुवाहाटी हो सकती है? पहली बात तो असम की राजधानी दिसपुर है और गुवाहाटी असम में पड़ता है, इसको हम तुरंत के तुरंत हटा सकते हैं। बस इतना याद रखना, गुवाहाटी जो है वो तेल उत्पादन के लिए पूरे भारत में साथियों जाना जाता है। इसका उल्लेख जो है वो एक तरीके से जरूर किया गया है। अगर हम बात करें प्यारे साथियों नागालैंड, अब ये राजधानी वाला जो चैप्टर है ना, इससे एक प्रश्न आएगा, आप सभी लोग ऐसे याद कर लो या जैसे भी मन करे वैसे कर लो। नागालैंड की राजधानी साथियों आप सभी लोग कोहिमा याद करेंगे। कैसे याद करोगे? नाग जो है वो किसी कोह में रहता है, आप सभी को याद रहेगा। त्रिपुरा की अगरतला आप सभी लोगों ने पढ़ रखा है। अगला देखो, कह रहा अंतरराष्ट्रीय साक्षरता के लिए एक दिवस मनाया जाता है, बताइए किस तारीख को मनाते हैं? अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, यहां से प्रश्न पूछ रहा है, बताइए इनमें से किस तारीख को मनाते हैं। सबसे पहले 8 सितंबर की डेट आप सभी को याद रखनी होगी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो मनाते हैं। अब शिक्षा से जुड़े हुए कई सारे दिवस हैं जिनको आप चाहो तो याद कर लो। वैसे आपने याद किया होगा 5 सितंबर को साथियों राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। भाई राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो होता है ये किसकी साथियों जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो थे हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति, उन्हीं की याद में मनाते हैं। इसके बाद अगर हम 5 अक्टूबर को देखें तो आप सभी को याद रखना होगा विश्व शिक्षक दिवस जो है वो मनाते हैं। शिक्षक दिवस जो है वो एक तरीके से मनाते हैं, दिवस मनाते हैं साथियों। इसके बाद 24 अक्टूबर को युवनों का स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में इसी समय 24 अक्टूबर को ही स्थापित हुआ था। 12 जनवरी को आप सभी ने पढ़ा होगा स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को मनाते हैं, और इसी दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है भाई? एक बार बोलो जल्दी से। राष्ट्रीय युवा दिवस जो है वो हम सभी लोग मनाते हैं। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर तो निकाल लिया होगा 8 सितंबर। अगला देखो, यार भारत में राज्य स्तर पर वैल्यू एडेड टैक्स यानी वैट कब लागू हुआ था? भारत में 2005 के वर्ष में वैल्यू एडेड टैक्स जो है वो लागू हुआ था। वैट का प्रारंभ भी जैसे जीएसटी का प्रारंभ फ्रांस से हुआ था, वैसे वैट भी फ्रांस से ही साथियों निकला था। अब इस प्रश्न को लेकर के आप अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालिए, क्योंकि ये सवाल ही बिल्कुल आसान सा था, शायद आपने कर लिया होगा। मुझे पहले ये बताइए कि स्टार्टिंग के 10 में से किसके 8 या 9 सही हुए? जल्दी से बताइए, 8 या 9 किसके किसके सही हुए? आप पीछे उठाकर देख लीजिए, सभी टॉपिक लगभग मैंने कवर कराने की कोशिश की है। जितने भी विद्यार्थियों, एक बार सभी लोग भाई साहब शेयर मार देना और आवाज दूर तक जानी चाहिए। चलो, एक बात तो तय है, कोशिश करने वालों की, हिम्मत रखने वालों की और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। आज रात में आप सभी लोगों के लिए बहुत शानदार सी एक मैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं 10 बजे, जिसमें आपको कंप्लीट हिस्ट्री जो है, इतिहास पूरा एक ही साथ में रिवाइज कराने वाला हूं। 400 से 500 सवाल हैं, मजा आ जाएगा। अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं की गई है? आप जानते हैं भारतीय संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध भाषा से है। किससे है भाई? तो भाषा से संबंधित है, भाषा से संबंधित है। अब आप पेपर देने जा रहे हो, यदि आपको 12 की 12 अनुसूचियां याद नहीं है तो आराम से बैठकर घर में पेपर दे लेना, फिर पेपर सेंटर में जाने की भी शायद जरूरत नहीं होगी, क्योंकि लास्ट टाइम आप जितना कोशिश करोगे, जितना निकालोगे साथियों एफर्ट्स, वही आपको फायदा देंगे। पहली अनुसूची किससे संबंधित है? राज्य और केंद्र शासित साथियों प्रदेशों से। दूसरी वेतन से। तीसरी शपथ से। चौथी राज्यसभा से। 5वीं अनुसूचित जाति जनजाति से। 6ठी साथियों अनुसूचित जाति जनजाति प्रशासन से।
और कौन से वाले 4 राज्य, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 7वीं अनुसूची की अगर बात करें संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में, 8वीं अनुसूची भाषा के बारे में। अब ये जो भाषा के बारे में बात कर रहा है, इसके बारे में अगर आप देखें तो भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का मेंशन किया गया है, लेकिन उनमें कहीं भी अंग्रेजी भाषा को शामिल ही नहीं किया गया है। तो इंग्लिश को हटा दीजिए, आप सभी लोगों को याद हो जाएगा भाई 8वीं अनुसूची में अंग्रेजी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। अब अंग्रेजी को दुख ना हो इसकी वजह से एक प्रश्न इंग्लिश से जुड़ा हुआ आप याद कर लीजिए। 1918 सभी को याद होगा, 1835 का वर्ष था जिसमें आंग्ल प्राच्य विवाद, या ये कह लो कि अंग्रेजी और भारतीय प्राचीन भाषाओं को लेकर हो रहे विवाद को सुलझाने के लिए लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक कमेटी ने रिपोर्ट दी, और इसी के बाद अंग्रेजी यानी इंग्लिश को भारत में राजभाषा के रूप में लगा दिया गया था, यानी भारत की राजभाषा अंग्रेजी होगी, ऑफिशियल लैंग्वेज, ऐसा कह दिया गया था। तो अब ये प्रश्न आता है कि बताइए अंग्रेजी यानी इंग्लिश को भारत की कब से ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया गया? 1835 लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश में बताइए उच्च सदन को क्या कहा जाता है? भारत में आप जानते हैं अगर हम आर्टिकल 168 की बात करते हैं तो इसमें विधान मंडल का उल्लेख किया गया है। अगर हम विधानमंडल की बात करते हैं तो इनमें एक सदन उच्च होता है, और उच्च सदन की अगर हम बात करते हैं तो उसका उल्लेख साथियों संविधान के आर्टिकल 169 में है, और उसी में आप सभी लोग उसे पढ़ते हैं। नाम दिया गया है विधान परिषद का। तो बस तुरंत आप उत्तर लगा लीजिए, विधान परिषद का उल्लेख किया गया है। फटाक से उत्तर हो जाएगा आप सभी का बी ऑप्शन, यानी विधान परिषद जो है वो उच्च सदन के नाम से जानी जाती है। और अगर भारत में पूछे कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें विधान परिषद है तो आप 6 लगाएंगे, ध्यान रखना। यूपी को लगा लेना, यूपी के बगल में बिहार राज्य है उसको लगा लेना। इसके बाद में अगर हम बात करें महाराष्ट्र की और कर्नाटक की तो दो के बंच में याद कर सकते हो, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी साथियों विधान परिषद है। इसके बाद में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये आप सभी को याद रखना होगा कि भाई ये वो राज्य हैं जहां पर आप सभी को विधान परिषद दिख जाएगी। अगला सवाल देखो, कह रहा है बताइए उत्तर भारतीय गायन साथियों शैली है जिसको ठुमरी कहते हैं, इसका मुख्य विषय क्या है? अब वैसे आप सभी लोग लखनऊ जैसे क्षेत्रों में जाएंगे, है ना, ये साथियों आप सभी को याद रखना है, तो वहां पर विशेषता आपको ठुमरी मिल जाएगी। विद्रोह, चाहत और प्यार, या साथियों प्रेरणा, या रोमांटिक और रोमानी, या भक्तिपूर्ण। अब आप देखो जरा, ये जो ठुमरी गायन शैली है इसको साथियों हमारे अवध के क्षेत्र में, ये आप सभी लोग याद रखना, अवध के क्षेत्र में विशेषता साथियों किया जाता है। ये शैली जो है ये नजाकत के लिए अर्थात रोमांटिक अपने अंदाज के लिए जानी जाती है। और वैसे भी अवध के लोग थोड़ा सा राम राम, भगवान के नाम ये सब लिया करते हैं, ऐसा होता है ना अक्सर। एक बार बता दो भाई, तो आप सभी लोग कहेंगे बिल्कुल सर, रोमांटिक, रोमानी और भक्तिपूर्ण शैली के लिए ये अवध का क्षेत्र जाना जाता है। अगला सवाल देखो, कह रहा है रेडियो एक्टिविटी की खोज को लेकर के किसे श्रेय दिया जाता है? अर्नेस्ट रदरफोर्ड को, हेनरी बैकरल को दिया जाता है, अल्बर्ट को दिया जाता है, मैरी क्यूरी को दिया जाता है। पहली बात तो रेडियो एक्टिविटी का मतलब रेडियो धर्मिता से भी हो सकता है, आप सभी लोग इसको लगा सकते हैं। यदि हम बात करें इसकी खोज किसने की थी तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसी को हम सभी लोग रेडियो धर्मिता भी कह सकते हैं। और रेडियो धर्मिता जो है इसके लिए आप सभी लोग नोट कर लेना कि भाई 1896 का वर्ष था जब साथियों हेनरी बैकरल को साथियों इसका क्रेडिट दिया जाता है। जो ये रेडियो एक्टिविटी है इसकी खोज हेनरी बैकरल ने साथियों की थी, लेकिन इसी विशेष पूरी खोज के बाद में कुछ नए प्रयोग जो हैं वो हुए जिनमें मैडम क्यूरी के नाम भी जुड़े, इनके साथ पियरे क्यूरी जो है उनके भी नाम जुड़े। 1903 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं इन्हें आप सभी लोग याद रखना 1921 में प्रकाश विद्युत प्रभाव जिसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं उसकी वजह से नोबेल पुरस्कार दिया गया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव जो है इसकी वजह से नोबेल पुरस्कार जो है वो 1921 में दिया गया था। तो ये प्रश्न भी पूछा गया है, आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल कह रहा है बताइए मानवाधिकार जो है वो किसके पास होते हैं? आप सभी लोगों ने सुना होगा इनकी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 10 दिसंबर को की गई थी, यानी 10 दिसंबर को 1948 में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार जो दिवस है उसको मनाने के पीछे का इतिहास जो है वो बस इतना सा ही है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी घोषणा 1948 में की गई थी। वैसे इसके पहले एक पॉइंट और याद रखना, इसके लिए पेरिस में साथियों मीटिंग बुलाई गई थी, वहीं पर इन सब चीजों को लेकर डिस्कस किया गया था। मानवाधिकार किसके पास होते हैं? सब लोगों के पास होते हैं, विद्यार्थियों के पास होते हैं, राज्य के प्रमुख होते हैं, या अपराधियों के पास? एक बात बताओ, मानवाधिकार जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरा मानव अधिकार है कि मैं शिक्षा को ग्रहण करूं,
ये किसके पास होता है? ये मेरे पास होता है, सबके पास होता है, या विद्यार्थियों के पास होता है, या राज्य के पास होता है? तो आप तुरंत कहेंगे सर ये सबके पास होता है, मतलब कोई भी साथियों शिक्षा को ग्रहण कर सकता है, ये मानव अधिकारों में आते हैं। अच्छा, मानव अधिकारों की अगर हम बात करते हैं तो कितनी भाषाओं में इनका ट्रांसलेशन किया जा चुका है? तो साथियों 500 भाषाएं हैं जिनमें इनका वर्णन, ये पिछली बार यूपी पुलिस का सवाल था, आप इसको चेक कर लेना। अगला सवाल कह रहा है बताइए इनमें से एसआईटी का मतलब क्या होता है? साथियों एसआईटी सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन या इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एजुकेशन होता है, सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। अब इस प्रश्न को लेकर ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, एक प्रश्न आएगा फुल फॉर्म को लेकर के, या सोर्स इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है, या सैटेलाइट इंस्टीट्यूशनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट होता है। एसआईटी जो होता है, सबसे पहले आप सभी लोग याद रखना 1975 में इसको एक प्रयोग के लिए बनाया गया था। मतलब हमारे भारत में 1975 में उपग्रह जो हमारे होते हैं उनको साथियों सही जगह पर एक्सपेरिमेंट करने के उद्देश्य से कि सही जगह पर कैसे भेजा जाए, उनके लिए इसको बनाया गया था। तो इसीलिए इसको सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन साथियों एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। 1975 में एसआई जो टी है उसके बारे में साथियों हमें जानकारी मिली थी। बस खेल खत्म हो गया। अगला सवाल, अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है बताइए स्वर्ण क्रांति जो है इसका संबंध किसके उत्पादन से है? बागवानी और शहद से, बहुमूल्य खनिजों से, दालों से, जूट से। वैसे एक प्रश्न मन में आ रहा है, अगर बता सको तो बताओ कि भाई जूट उत्पादन जो है उसमें पूरे विश्व में नंबर 1 पे कौन है? जूट उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है? जल्दी से बताओ, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखो शहद का मतलब गोल्डन होता है, और गोल्डन का मतलब कलर ही आपको दिख रहा होगा। शहद इत्यादि साथियों पदार्थ जो होते हैं, जो बागवानी पदार्थ होते हैं, जैसे आप आम को देखिए, आम कैसा होता है? बिल्कुल पीला पीला सा। केला कैसा हो जाता है? बिल्कुल पीला पीला सा हो जाता है। तो हमारे देश में जो बागवानी को लेकर के क्रांति या रेवोल्यूशन हुआ था, शहद इत्यादि से जुड़ा हुआ, वो आप सभी को याद रखना है। तो स्वर्ण क्रांति का संबंध शहद और बागवानी से जुड़ा हुआ है, ये आप सभी लोग याद रखना। जूट के उत्पादन में पूरे विश्व में भारत जो है वो नंबर 1 है। अच्छा, एक प्रश्न यहां पर याद कर लो, जैसे आपसे कोई पूछे बताइए हरित क्रांति का संबंध किससे है, तो खाद्यान्न से आप लगा लेंगे। जैसे अगर आपसे कोई पूछे सफेद क्रांति का संबंध किससे है, तो दुग्ध उत्पादन से है, इसको आप लगा लेंगे। यदि आपसे पीली क्रांति का संबंध पूछ ले तो तिलहन से या सरसों से आप लगा लेंगे। यदि आपसे नीली क्रांति का संबंध पूछ ले तो मत्स्य पालन से लगा लेंगे, मत्स्य पालन से लगा लेंगे। ऐसे ही गोल क्रांति का संबंध आलू से है साथियों, रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। इन सब चीजों को आप याद कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहा है साइबर सुरक्षा जो होती है इनमें इंस्क्रिप्शन का क्या उद्देश्य होता है? अवांछित फाइलों को हटाना, भंडारण के लिए फाइलों को संपीड़ित करना, या डेटा ट्रांसफर कर देना, या अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डेटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट करना। जब किसी डेटा को आप मतलब एक तरीके से कोड के माध्यम से कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको कोडेड कन्वर्जन कहते हैं, तो उसी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका नाम है साथियों एन्क्रिप्शन। आप सभी लोगों को याद रखना होगा। तो ये एक शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है अक्सर अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए, डेटा को कोडेड रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह साइबर अपराध से जुड़ा हुआ या साइबर सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है जो अक्सर पेपर में पूछा जाएगा। साथियों क्वेश्चन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष जो है, जिसको UNFPA कहते हैं, इसका इनमें से हेडक्वार्टर कहां पर है? अच्छा, इसका काम क्या होता है? वैसे विश्व की जनसंख्या अगर अभी आज की डेट की देखो तो 8.3 अरब पहुंच चुकी है। मतलब विश्व जनसंख्या जो है वो कितनी पहुंच चुकी है? अगर हम देखें अभी प्रेजेंट में तो 8.3 अरब के करीब पहुंच चुकी है। मतलब पूरी विश्व की बढ़ रही इस भीषण आबादी को रोकने के लिए साथियों इस पॉइंट को आप सभी लोग याद रखना कि भाई किया गया। अब इसका मेन उद्देश्य है कि जो हमारे भारत या पूरे विश्व में बढ़ रही जनसंख्या यानी पॉपुलेशन है उसको किस तरीके से रोका जाए। अब इस संस्था को यह जिम्मेदारी दी गई। इसकी स्थापना को लेकर आप सभी लोग याद रखना, पहली बार साथियों इसको स्थापित किया गया 1969 में, और लक्ष्य रखा गया था कि 1991 तक इसके सकारात्मक रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन परिणाम में ये पीछे रही। 1900 साथियों आप सभी को याद रखना है 69 में यानी 1969 में इस संस्था का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क बनाया गया था। उद्देश्य एक ही था, पॉपुलेशन को लेकर के इंस्ट्रक्शन देना। अगला सवाल कह रहा है बताइए किस वर्ष
अपोलो 11 जो मिशन है इसने चंद्रमा पर मानव सफलतापूर्वक उतारा था। पहली बात तो अपोलो 11 जो है वो किस देश का है, यदि आपसे कोई पूछे ये किस देश का है तो देश को लेकर के आप सभी लोग याद रखना कि भाई ये अमेरिका का है, यूएसए का है। नील आर्मस्ट्रांग का नाम सबने सुना होगा, चंद्रमा पर पहली बार साथियों ध्यान रखना पहुंचे थे। इन्हीं को लेकर के सवाल था, भाई अमेरिका के रहने वाले थे। एक बार सभी लोग साथियों क्लास को शेयर कर दो, धमाका मचा दो। और एक बार फिर से कह रहा हूं कि जब भी कोई शहंशाह भी टकरा गया फकीरों से, सिकवा करता मिला हमेशा अपनी भाग्य लकीरों से। जब चाणक्य शिखा खुलती है, नंद वंश कट जाता है, मैं चंद्रवरदाई कुल की आन नहीं झुकने दूंगा और तुम्हारी मेहनत का तुम्हारी सफलता से संग्राम नहीं रुकने दूंगा। अरे क्या समझा था भाई, तुम सभी लोग एक बार बता दो कि क्या एकदम जबरदस्त वही कॉन्फिडेंस जो क्वेश्चन में आपको दिखना चाहिए दिख रहा है? बस ताकत पूरी झोंक दो और एक बार साथियों खुद के लिए, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पता नहीं किस वेश में मिल जाए भगवान, कोई भरोसा नहीं पेपर साथियों किस रूप में आपका साथियों फंस जाए। तो मैं फिर आपसे कहूंगा कि ये अमेरिका का है, जिसे जिसे भेजा गया था चंद्रमा के साथियों अध्ययन के लिए 1969 में। नील आर्मस्ट्रांग का नाम सबने सुना होगा, नील आर्मस्ट्रांग जो हैं उनका नाम सबने सुना होगा, इन्हीं को साथियों इसकी लीडरशिप दी गई थी। अगला सवाल कह रहा है खिलजी वंश। हा यूपीएसआई का पेपर देख करके मन में एक संदेह उठा था बच्चों को कि भाई यूपीएसआई में जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे ही बाकी एग्जामों में भी आ जाएंगे, लेकिन यूपीएसआई का पेपर देख करके पसीने बहुत सारे लोगों के छूटे नहीं थे भाई इस बार, तो उसने होमगार्ड में बदला ले लिया। बुरा नहीं किया, बुरा तो तब होता जब होमगार्ड का पेपर सरल आ जाता, लेकिन भाई साहब इस बार होमगार्ड का पेपर आ गया कठिन। तो खिलजी वंश की स्थापना बताओ किसने की थी? खिलजी वंश इतिहास में आप सभी लोग जब देखोगे तो 1290 से लेकर 1320 के बीच में दिखेगा। खिलजी वंश का पहला शासक जो है वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी कहा जाता है, जो गद्दी पर आया था केवल 1290 से 1296 के बीच में। इस शासक की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी कि यह अपने विरोधियों को माफ कर देता था। इसकी इसी साथियों गलती की वजह से इसके भतीजे अलाउद्दीन ने इसकी हत्या कर दी थी, तो इसके बाद गद्दी पर अलाउद्दीन आ जाएगा। अगला देखो विटामिन सी। बताइए जल्दी से इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखो जल्दी से बताओ। विटामिन सी आप सभी लोग जानते हो, खट्टे फल इत्यादि जो होते हैं उनमें इसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज्यादा अगर प्रचुर मात्रा में देखा जाए तो ये साथियों आंवला में मिलता है। अगर आपसे कोई पूछे सबसे अच्छा स्रोत तो आंवला, बाकी जितने भी खट्टे फल होते हैं नींबू, संतरा, इसके साथ साथ कुछ अन्य स्रोत जैसे हरी मिर्च के बारे में पूछ दे, किसी को नहीं पता होता है, इसमें भी पाया जाता है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड वैज्ञानिक नाम से भी जानते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं आप सभी लोग याद रखना, एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। ये जो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी होता है साथियों, कह रहा है किसकी कमी से रोग हो जाता है, तो हम इसकी कमी से जो रोग होता है वो स्कर्वी रोग होता है। ये स्कर्वी रोग जो है ये मसूड़ों का रोग है, मसूड़ों का मतलब दांतों का रोग है, और इससे साथियों मसूड़ों से ब्लड आने लगता है। अगर बेरी की बात करें तो विटामिन बी की कमी से हो जाता है। साथियों सूखा रोग रिकेट्स होता है जिसको विटामिन डी की कमी से कहते हैं, और पेलेग्रा विटामिन B3 की कमी से होने वाला एक रोग है। अब इसमें और क्या चाहिए आपको, जितना पेपर में पूछे तुरंत उसको साथियों उल्टा करके याद कर लो। जल्दी से बताइए, भारतीय रेलवे द्वारा जनवरी 2026 में देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन, करंट अफेयर्स का सवाल है, बताइए इसका परिचालन रूट शुरू किया गया था कहां से कहां के बीच में? अच्छा देखो, अगर भारत में बात करें तो 2019 में पहली वंदे भारत ट्रेन जो है वो साथियों एक तरीके से शुरू की गई थी। ये वंदे भारत ट्रेन जो चालू की गई थी ये दिल्ली से बनारस के बीच में चली थी, मतलब ये एसी वाली थी, तो इसको आप अलग से लगा लेना। दिल्ली से बनारस यानी वाराणसी के बीच में इसको चलाया गया था। मोदी जी का संसदीय क्षेत्र था तो उसी के बीच में पहली वंदे भारत ट्रेन चलाई गई थी। लेकिन ये साथियों ध्यान रखना चेयर कार एसी वाली थी, ये स्लीपर ट्रेन है, ध्यान रखना। इसको चलाया गया वेस्ट बंगाल से हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में, यानी आप सभी लोगों को याद रखना है इसको चलाया गया हावड़ा से गुवाहाटी के बीच में। ये वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है, इसको आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है जनवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रियों द्वारा भारत के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म
इसके बारे में बताइए जल्दी से कि ये क्या होता है और इसका उद्घाटन साथियों इनमें से किस राज्य में किया गया? जल्दी से बताइए फटाफट। करंट अफेयर्स जिसका मजबूत, ये मान लो उसके पास साथियों दूसरों से ज्यादा बढ़त। मैं फिर कहता हूं और बार बार कहता हूं, यदि करंट अफेयर्स आपका मजबूत है तो आप सभी लोग आगे निकल जाओगे, दूसरों से थोड़ा नहीं बहुत आगे। साथियों ध्यान रखना, 2 जून की डेट पहले याद करो, 2014 एक ऐसे राज्य का निर्माण हुआ था जो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। तो जल्दी से बताओ कौन सा वो राज्य था? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, आप सभी को याद रखना है, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ कौन सा राज्य था? तो भाई तेलंगाना राज्य जो है वो अलग हुआ था। ये तो था साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न का उत्तर कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना जो है उसी में इसका आयोजन किया गया। लेकिन ये वास्तव में इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फॉर्म्स ये है क्या? तो ये एक तरीके का साथियों ध्यान रखना अपने आप में आधुनिक मछली पालन का तरीका है। इसमें आप सभी लोग देखेंगे कि मछली पालन जो होता है वो बिल्कुल नए तरीके से किया जाता है। यानी कुल मिलाकर ये कह लो कि भारत में जो नीली क्रांति चल रही थी उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको चालू किया गया। यानी नीली क्रांति से इसका सीधा संबंध है। याद रखना तो तुरंत आप लगा लेंगे। वैसे भी भारत में अगर मछली पालन की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, इन राज्यों में सबसे ज्यादा मछली पालन होता है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर साथियों 25। किसने सुझाव दिया था कि हर किसी का एक विशिष्ट रक्त समूह होता है? साथियों याद करिए, हमें ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया था। ब्लड ग्रुप आप सभी लोगों का कोई ना कोई होगा जरूर, नहीं तो जब डीवी पीएचडी के लिए आप जाएंगे यूपी पुलिस में मेडिकल आपका होगा, वहां पर आपको चेक कराना होगा। 4 प्रमुख ब्लड ग्रुप होते हैं, या तो ए होता है या बी होता है या साथियों ए बी होता है या आपका ओ होता है। साथियों यहां पर इन ब्लड ग्रुप की खोज कॉल लैंड स्टीनर ने की थी। तो कॉल लैंड स्टीनर का नाम आप सभी लोग याद कर लीजिएगा, इन्होंने ही रक्त समूह के बारे में बताया था। लुई पाश्चर जो है ये कुत्ते से काटने वाले साथियों ध्यान रखना एक विशेष प्रकार की साथियों रेबीज जो है, रेबीज एक टीका है जो कुत्ते के काटने के बाद लगवाया जाता था। तो रेबीज टीके की खोज इन्होंने की थी। डार्विन ने डार्विनवाद का प्रयोग किया और मेंडल ने आनुवंशिकता के बारे में हमें जानकारी दी थी। मानवाधिकार में दोनों शामिल होते हैं। भाई दोनों कौन शामिल होते हैं? अब इसके लिए तुमको मानवाधिकार के उस मूल पॉइंट पे चलना होगा जो कि 1948 में 10 दिसंबर को निकला था। भाई मानवाधिकार का मेन उद्देश्य क्या था? याद है आप सभी लोगों को, 12वीं शताब्दी में एक ब्रिटेन नाम का देश था, यानी जो कि आप सभी लोग यूके भी कह सकते हो। यहां के राजा ने पहली बार अपनी प्रजा को साथियों मानव अधिकार या मानव अधिकार दिए थे। इसी को मानव अधिकारों के लिए एक बेस माना जाता है, मतलब मानव अधिकार वहां से जन्मे थे। 10 दिसंबर 1948 को पेरिस में साथियों मीटिंग होती है। इस मीटिंग में मानव अधिकारों को लेकर के जितनी भी चीजें हैं वो सामने रखी जाती हैं, या कह सकते हो घोषणा पत्र मानव अधिकार का एक तरीके से पढ़ा गया था। इसमें किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों की बात की गई कि भाई तुम्हें अधिकार दिए जाएंगे लेकिन उन अधिकारों का गलत प्रयोग ना कर सको, इसीलिए कुछ दायित्व भी हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर गीत गाना या कुछ भी आप अपने मन से सोच लीजिए, लेकिन किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। तो यहां पर मानव अधिकार भी हैं और उनके दायित्व यानी आप सभी लोगों को ऑब्लिगेशन भी मिलेंगे। तो दोनों आप सभी लोगों को याद रहेंगे। अगला देखिए, केंद्रीय साथियों कृषि विश्वविद्यालय कहां पर पाया जाता है? अब केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, वैसे आपने एक प्रश्न सुना होगा 1960 में भारत का पहला कृषि विद्यालय, ध्यान रखना पहला कृषि के लिए जो बनाया गया विश्वविद्यालय था, कृषि विश्वविद्यालय, वो कहां पे बनाया गया था? तो वो उत्तराखंड में बनाया गया था। उत्तराखंड में उसका नाम था गोविंद वल्लभ कृषि विद्यालय, यानी गोविंद वल्लभ के नाम पर साथियों ध्यान रखना एक तरीके से बनाया गया था। ये उत्तराखंड यानी यूके में बनाया गया था, ये आप सभी को याद रखना होगा। लेकिन ये वो वाला नहीं है, ये फिर से ध्यान से सुनो, कह रहा है केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इनमें से उत्तर प्रदेश में कई सारे हैं। चंद्रशेखर आजाद कानपुर में पड़ता है, सबने सुना होगा। साथियों मणिपुर राज्य में आप जाएंगे आपको बिल्कुल नया प्रश्न मिलेगा, वहीं पर साथियों आपको यह मिल जाएगा, तुरंत लगा लीजिए फटाक से। बाकी इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। पहला यहीं पर हरित क्रांति जब आई थी भारत में 1966 में, तो उसकी जन्म स्थली इसी कॉलेज गोविंद वल्लभ पंत को माना जाता है। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति से संबंधित है? मौका है साथियों फिर से एक बार
30 में 38 में 38 सही करने का। अभी आपके सामने 30 प्रश्न होने वाले हैं। मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि इस बार 30 में आपके किसके कितने सही हुए, किसके 27, 28 या 25 प्लस हुए। भारतीय संविधान में आप जाएंगे तो आर्टिकल आपको 72 मिल जाएगा। यदि आपको न्यायपालिका अर्थात सुप्रीम कोर्ट ने भी सजा दे दी है, यदि सुनिएगा सभी लोग, सुप्रीम कोर्ट ने सजा दे दी है सजा, तो उसके बाद भी राष्ट्रपति जो है वो 5 प्रकार से आपको क्षमा दे सकता है। कितने प्रकार से? 5। आर्टिकल 72 जो है वो क्षमादान के बारे में जिक्र करता है। अब आर्टिकल 75 प्रधानमंत्री का उल्लेख करता है। उससे जुड़े हुए प्रश्न को आप अलग से याद कर लेना। अगला कह रहा है बताइए साइबर सुरक्षा के लिए इनमें से 1950 में कौन सी संस्था जिम्मेदार बताई जाती है? डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। यह संस्था साथियों जो हमारी सेना इत्यादि है उनके रक्षा उपकरणों से जुड़ी हुई है, अर्थात ये रक्षा इत्यादि के कार्य करती है, सेना से जुड़े हुए। 1958 में बनाई गई थी। जो हमारी CERT इन है, इसको आप सभी लोग याद रखना, ये वो संस्था है जो साइबर, साथियों ध्यान रखना, अपराध से जुड़ी हुई एक इमरजेंसी रिस्पांस टीम के रूप में काम करती है। यानी आप सभी लोग साइबर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के रूप में इंडियन, इसको आप याद कर लेंगे। ये जो संस्था 2004 से साथियों ध्यान रखना अपने कार्य या दायित्वों का निर्वहन कर रही है। तो आप सभी को याद रखना होगा कि अगर आपसे कोई पूछे ये संस्था कब से काम कर रही है, तो 2004 से ये संस्था जो है वो अपने काम जो है वो कर रही है। तो इसको आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। अगला देखो, अच्छा सवाल था, इनमें से बताइए सोफिया किस देश की राजधानी है? सबसे बढ़िया तरीका कि आप ऑप्शन हटा लो। यदि आप ऑप्शन हटा ले गए, अब उल जलूल देशों की राजधानियां ऑप्शन में साथियों हटानी ही पड़ेंगी। कैसे याद करोगे? अब देखो, अफगानिस्तान की आप जानते हैं काबुल है, भाई हट गई, तुरंत के तुरंत हटाओ। बांग्लादेश की राजधानी कोई भी कह दे कि सर याद नहीं है, ढाका। सारे सही हो सकते हैं लेकिन ये कभी सही हो सकता है क्या? आंख बंद करके बताना क्या सही हो सकता है, आंख खोल करके मत बताना, आंख बंद करके भी आप बता सकते हो। साथियों अफगानिस्तान की यदि काबुल है तो क्या ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। अब आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं या आप डायरेक्टली याद कर लीजिए। वैसे सोफिया बुल्गारिया की राजधानी है, यानी सोफिया किस देश की राजधानी है? तो बुल्गारिया की राजधानी है। इसको आप सभी लोग लगा लेना। देखो राजधानी पर एक प्रश्न आता है। अब मुझे ये बताइए 30 में किसके 25 से अधिक सही हुए? आप में से किसके 30 में से 25 से अधिक सही हुए? जल्दी से बताओ फटाफट, ऐसे मजा नहीं आएगी, पेपर उसी का फंसेगा जिसने साथियों कमर कस ली है। ये आप सभी लोग याद रखना। हमारे साथ में विद्याग्राम के साथ जुड़ करके आप चीजों को बेहतर से बेहतर सीख सकते हैं और अपनी साथियों जितने भी एक तरीके से एक्टिविटी है वो कर सकते हैं। जल्दी से बताइए स्पेस एक्स पहले निजी तौर पर वित्त पोषित अंतरिक्ष कार्यक्रम की सह स्थापना इनमें से किसने की थी? स्पेस एक्स आप सभी को पता है एक प्राइवेट साथियों संस्था है जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने में काम आती है। यानी स्पेस एक्स की बात करें अगर, तो यह अंतरिक्ष में जो उपग्रह भेजे जाते हैं उनसे जुड़ी हुई एक संस्था है, लेकिन यह सरकारी नहीं है। जैसे हमारे भारत में इसरो है तो वो सरकारी है, लेकिन यह प्राइवेट संस्था है। इसको एलन मस्क ने साथियों ध्यान रखना बनाया था। तो हम सभी लोगों को याद रहेगा कि इसे एलन मस्क ने बनाया था, सभी लोग याद रखना। वैसे जेफ बेजोस जो है वो अमेजॉन जो है उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको आप याद रखना। अमेजॉन जो ऑनलाइन साथियों ध्यान रखना शॉपिंग कराती है, उस कंपनी के साथ जुड़े, कॉमर्स कंपनी है, 1994 में बनाई गई थी। बिल गेट्स के बारे में आपने सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट किंग के नाम से जाने जाते हैं। साथियों आप सभी लोगों ने सुना होगा इनकी कंपनी जो है वो माइक्रोसॉफ्ट करके है, जो आप सभी लोग पढ़ चुके होंगे। साथियों ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा प्राचीन भारतीय ग्रंथ संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, नाटक पर विस्तृत लेख के लिए जाना जाता है, जिसे शास्त्रीय भारतीय कलाओं के लिए एक आधारभूत रचना माना जाता है? यानी हमारे भारत में हो रहे अभी साथियों 8 शास्त्रीय नृत्य, एक क्योंकि इसमें नवा नहीं है तो 8 ही मानेंगे। भरत मुनि ने साथियों एक नाट्य शास्त्र नाम का ग्रंथ लिखा है। किसने? भरत मुनि ने। ये आप सभी लोग याद रखना, इसका लेखन कार्य किया भरत मुनि ने। तो भरत मुनि की साथियों ध्यान रखना एक किताब है जिसका नाम है नाट्य शास्त्र। इस किताब में भरत मुनि ने साथियों नृत्य जो है और संगीत इत्यादि के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट लिखे। नृत्य की अगर बात करें तो 8 शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया। इसमें 8 शास्त्रीय नृत्य जो है उनका उल्लेख किया गया। हटा दीजिए आप सभी लोग, आंसर आप सभी का सी ऑप्शन सही हो जाएगा।
बताइए जल्दी से, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये कब लॉन्च हुई थी? वैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा, ये ऐसी योजना है जिससे 50 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित हो चुके हैं, अर्थात इसमें 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरे थे। 15 अगस्त की वो डेट थी जब साथियों सभी को याद होगा लाल किले से मोदी जी ने क्या किया था, सभी को याद होगा आह्वान किया था 2014 में। 15 अगस्त को साथियों ध्यान रखना इसका आह्वान किया गया था, लेकिन साथियों ये योजना प्रारंभ कब की गई, लॉन्च कब की गई ऑफिशियली? आह्वान करने का मतलब लोगों को कहा था कि हम आप सभी के लिए ऐसी योजना लाने वाले हैं, ये कहा था, लाए नहीं थे। लॉन्च कब किया इन्होंने? 28 अगस्त 2014 को। अब यही प्रश्न दो तरीके से हो सकता है, पूछ देगा यहां पर, बताइए इसकी पहली बार चर्चा तो लाल किले से साथियों 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी जी ने की थी। कहा था देश के लोगों को बैंकिंग सुविधा से जोड़ेंगे, 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के इस योजना के तहत खाते भी खोले गए। सारी चीजें आपको क्लियर हैं, आप सभी लोग याद रखना, यानी बैंक खाता खोलने से जुड़ी हुई ये योजना थी। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? आज ही भारत और उसके पड़ोसी देश की कंप्लीट थ्योरी जो है वो पढ़ाई है, उसके साथ में क्वेश्चन सुबह वाली क्लास देख लेना, ऐसे सवालों को तो ऐसे गेंद की तरह उछाल दोगे। जल्दी से बताओ, अरे बहुत मेहनत करके कंटेंट तैयार किया गया है, ऐसे कैसे? एक एक सवाल को धुआं उड़ा दीजिए ऊपर से नीचे तक, बस एक ही साथियों ध्यान रखना, आवाज उठनी चाहिए, वर्दी वर्दी वर्दी। कहीं भी हो, चाहे आप साथियों बाहर हो, घर में हो, या आप कहीं पर जॉब कर रहे हो, लेकिन इस बार वर्दी के लिए लग जाइए 20-25 दिन, मौका हाथ से जाने मत दीजिए। बढ़िया क्लास चल रही है, जबरदस्त कंटेंट है, पेपर फंसाने वाला साथियों कॉन्सेप्ट। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता? म्यांमार तो भाई साहब आप सभी को पता है करता है, 1600 किलोमीटर से अधिक की सीमा है। बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा 4096.7 किलोमीटर सबसे लंबी सीमा साझा होती है। चीन के साथ भी 3400 किलोमीटर के करीब सीमा साझा होती है। मालदीव के साथ समुद्री सीमा साझा होती है, आप सभी को याद है, लेकिन स्थलीय सीमा साझा नहीं होती। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव के साथ भारत की सीमा को एक तरीके से अलग करता है, ये आप सभी लोगों को याद रहेगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 35, कह रहा व्हाइट गुड, जो सफेद साथियों चीजें होती हैं, फॉर एग्जांपल जैसे एसी, जैसे बड़ा सा फ्रिज, इन पर जीएसटी की रेट जो है वो साथियों 18% एप्लीकेबल होती है, क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी 2.0 जब से आ गया है, बहुत सारी चीजों के रेट जो है वो बदल गए हैं, ये आप सभी लोग याद रखना। इसको आप सभी लोग याद रखना, 2025 में हम सभी लोग जानते हैं भाई लागू कराया गया है जीएसटी 2.0। इसके तहत जो प्रमुख बड़ी दरें थी जैसे कि 12% और 28% वाली, उनको खत्म कर दिया गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा भारत में प्रथम बार जनगणना जो है वो किस शासक के समय आयोजित की गई? अब यह प्रश्न दो तरीके से आ सकता है, बताइए पहली बार नियमित जनगणना किसने चालू कराई थी? नियमित पहली जनगणना अगर आपसे पूछ दे तो उत्तर जो है वो बदल जाएगा। नियमित पहली जनगणना जो है ये चालू कब की गई थी? तो हम सभी को याद रखना है, इसे चालू किया गया था, सभी को याद रखना है कब भाई? तो 1881 में। इसे लॉर्ड रिपन ने चालू किया था। किसने चालू किया था? रिपन ने चालू किया था। यदि हम बात करें साथियों पहली, आप सभी के सामने सिर्फ जनगणना, जैसे कि इसमें पूछा गया है जनगणना, यह जनगणना वास्तव में साथियों नियमित नहीं थी, केवल प्रायोगिक थी। इस प्रायोगिक जनगणना के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो यह शुरू कराई थी लॉर्ड मेयो ने, क्योंकि मेयो जो है ये भारत का वायसराय 1869 में बन गया था और 1872 तक रहता है। 1872 में इसे इसके पद पर ही साथियों मार डाला जाता है, इसकी हत्या कर डाली जाती है। इसके साथ आप सभी लोग जनगणना को याद रखेंगे। अभी तक भारत में कुल 15 ऐसी जनगणनाएं की जा चुकी हैं। सी चंद्रमौली का नाम जरूर याद रखना, जो 15वीं जनगणना से जुड़े हुए थे। वैसे अभी 16वीं जनगणना 2026 में स्टार्ट की गई है, 2027 तक इसके डाटा आ जाएंगे, 2 चरणों में हो रही है। ये सब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, बनाते चलिएगा। बताइए लठमार होली जो है ये इनमें से उत्तर प्रदेश के नीचे उल्लिखित किस शहर में मनाई जाने वाली एक अनोखा उत्सव है? आप लठमार होली कभी सुने हैं? सबने सुना जरूर होगा। हमारे यहाँ के साथियों ध्यान रखना, नंदगांव के लड़के, ध्यान रखना, नंदगांव तो जानते हैं ना, भगवान कृष्ण जी जो हैं वो यहाँ रहते थे।
यहाँ के लड़के जो हैं वो बरसाना जाते हैं। बरसाना में राधा जी का घर है। राधा जी के घर में या गांव में जा करके वहां पर जो गोपियां थी उनको ये क्या करते हैं, रंग लगाते हैं। तो वो लड़कियां जो हैं या वो जो साथियों एक तरीके से गोपियां थी, उन्होंने लाठी से इस होली को एक तरीके से खेला था। तो आप सभी लोग याद रखना, ये जो लठमार होली है इसे बरसाना में खेला जाता है, ये विशेष प्रकार से याद रखना। अच्छा, बहुत सारे लोगों के मन में आएगा सर वृंदावन क्यों नहीं लगाया? अरे वृंदावन में साथियों ध्यान रखना, नहीं लगाना है, बरसाना लगाना है, बरसाना। क्योंकि राधा जी का गांव कहां पर था, तो तुरंत कहेंगे सर बरसाना में, आप सभी लोगों को याद हो जाएगा। होली कहां पर खेली जाती है, याद रखना। आगरा में आप जाएंगे, राधा स्वामी सत्संग यहां पर होते हैं। बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बताइए प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1914 में पहला विश्व युद्ध आप सभी लोग जानते हैं शुरू हुआ था। 1918 में इसे समाप्त कर दिया गया था। 19 में राष्ट्र संघ का निर्माण कर दिया गया। राष्ट्र संघ कब बनाया गया? 1919 में। यह सवाल सब याद कर लेना। इसके बाद दूसरा विश्व युद्ध अगर पूछ दे, देखो जल्दी से बताओ। द्वितीय विश्व युद्ध, समय थोड़ा सा फास्ट जा रहा है तो हम सभी को भी थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। द्वितीय विश्व युद्ध जो है ये 1935 से लेकर 1900, साथियों ध्यान रखना सभी को, 1939 से लेकर 1945 के बीच में हुआ था। ये आप सभी को याद रखना होगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत का सबसे बड़ा इनमें से वन कौन सा है? जल्दी से बताइए सबसे बड़ा वन। वैसे आप सभी लोगों ने सुना होगा भारत में साथियों 3 प्रकार से ऐसे आप एक मैप बना लीजिए। इधर से आप सभी लोग जानते हैं गंगा नदी, जिनको हम सभी लोग पद्मा के नाम से जानते हैं, पद्मा। इधर से आप सभी लोगों को ब्रह्मपुत्र जो कि जमुना के नाम से जानी जाती हैं, और साथ में मेघना। ये तीनों नदियां साथियों एक सेंटर पॉइंट जिसको सुंदरवन कहते हैं वहीं पर आकर के मिल जाती हैं। ये जो सुंदरवन है यहां पर बहुत सुंदर से सुंदरी वन जो है वो पाए जाते हैं। इसी की वजह से भारत का सबसे बड़ा वन जो है वो सुंदर वन कहा जाता है। आप तुरंत याद रखना। जिम कॉर्बेट ये तो उत्तराखंड में पाया जाता है, सबको याद है। कान्हा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और गिर जो है ये गुजरात में पाया जाता है। ये सारे के सारे नेशनल पार्क आपको याद होने चाहिए। कैसे याद करेंगे इनको? आप सभी लोग गिर को ऐसे याद कर लो कि यहाँ पर खूब बेहतरीन तरीके के एशियाई शेर पाए जाते हैं, बब्बर शेर। साथियों ध्यान रखना, आराम से याद हो जाएगा। गुजरात के क्षेत्र में पाए जाते हैं गिर नेशनल पार्क। इसके बाद कान्हा मध्य प्रदेश में है। अगला सवाल कह रहा है बताइए उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क इनमें से किस जिले में खोला गया? यह प्रश्न 2024 में आप सभी लोग याद रखना, करंट अफेयर्स में अपडेट कर लेना। वैसे भी ऐसे सवाल खूब पूछ देता है। बताइए नॉलेज पार्क कहां पर है? तो ग्रेटर नोएडा आप सभी को याद होगा। भाई नॉलेज पार्क कहां पर है, जल्दी से बताओ फटाफट से। नॉलेज पार्क कहां पर है? तो तुरंत आप कहेंगे सर नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में है। यहां पर बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटियां हैं। इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? तो बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहां पर है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क की अगर हम बात करें तो यहां पर आप सभी को याद रहेगा कि भाई बायोटेक्नोलॉजी पार्क जो है ये कहां पर है? बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, ये लखनऊ में पड़ता है। कहां पर है? लखनऊ में पड़ता है। इसी प्रकार से उसने ट्रैफिक पार्क पूछ लिया तो प्रयागराज में आपको लगाना है। 2024 में बनाया गया था। युवाओं को साथियों ट्रैफिक नियमों का पालन कराया जा सके, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जा सके, इसकी सभी लोग याद रखना। अगला सवाल कह रहा है हड़प्पा सभ्यता को अन्य किस नाम से जानते हैं? समय थोड़ा सा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा आपको खींच देता हूं, 50 सवाल बढ़िया से करा देता हूं। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जानते हैं। 1921 में दयाराम साहनी ने इसकी खोज की थी। तो दयाराम साहनी जो हैं वो इसके खोज करता है, ध्यान रखना। मतलब कुल मिलाकर हड़प्पा स्थल जो है उसकी पहली जानकारी इन्हीं से हमें मिली थी। अगला सवाल कह रहा है भारत में जीएसटी का जनक जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पहली बार सभी को याद होगा केलकर कमेटी को बिठाया था। जीएसटी को लेकर पहली बार जो विचार है वो इन्हीं प्रधानमंत्री, मतलब यही प्रधानमंत्री थे जिनके दौर में आया था। अगला सवाल देखिए, कह रहा है बताइए डैश डैश का अर्थ किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट पर बलपूर्वक नियंत्रित स्थापित करना है। हैक करने का मतलब किसी को डाटा को आपने जबरदस्ती किया है। स्पैम करना, धोखा करना, फिशिंग या वेब हाईजैकिंग। अब आप वेब हाईजैकिंग के बारे में शायद पढ़ चुके होंगे या आपने कभी सुना हो या याद किया हो। इसके बारे में आप में से बहुत सारे लोग जो हैं
वो साथियों एक तरीके से जानते होंगे। वेब हाईजैकिंग का मतलब ही होता है किसी अन्य व्यक्ति की वेबसाइट जो है, क्योंकि यहां पर वेबसाइट पर बलपूर्वक एक तरीके से नियंत्रण की बात की जा रही है, तो वेबसाइट को अगर आपने हाईजैकिंग किया हुआ है तो उसके लिए टर्म यूज होता है, आप सभी लोग याद रखना। अगला सवाल देखिए, कह रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी के कारण अभी भी विवाद जो है वो उत्पन्न है। ये उत्तर आपको मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि 2024 का जो यूपी पुलिस का पेपर आया था उसमें प्यारे साथियों ये प्रश्न पूछा गया था। इसका उत्तर सी ऑप्शन जो तीस्ता नदी है वो भी है, क्योंकि अभी भी उसको लेकर विवाद हो रहा है, और बी ऑप्शन जो है उसको भी लेकर के विवाद है। तो इसका आंसर भर्ती बोर्ड ने भी बी और सी बोथ माना था। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहूंगा कि कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो एक तरफा मत भागिएगा, क्योंकि भर्ती बोर्ड का आंसर भी इसका दोनों ही सही हुआ था। जानबूझ करके साथियों गलती मत कर देना। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हमें वाक और साथियों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, यानी बोलने का अधिकार देता है। अनुच्छेद साथियों ध्यान रखना 19, 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। 14 में साथियों समानता की बात की गई है। अगला सवाल, भारत के किस शहर को दुनिया के 90% छोटे हीरे के कारण, जो हमारा मतलब सूरत है ना, इसको सूरत को साथियों हम हीरे का एक तरीके से सेंटर पॉइंट भी मानते हैं भारत में। बाकी मुंबई को कॉटन पॉलिश, जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, याद रखना जयपुर को क्या बोलते हैं, पिंक सिटी। मुंबई को सूती वस्त्र उद्योगों की राजधानी कॉटन पॉलिश के नाम से जाना जाता है, तो इसको कॉटन पॉलिश कहते हैं, ये आप सभी लोग याद रखना। अगला देखो, कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल वनावरण जो है वो लगभग 21% के करीब था। तो यहां पर आप सभी लोग याद रखना, ये डाटा जो है वो समय समय पर बदलता भी रहता है, लेकिन अभी तक 2011 की जनगणना जो है वो चल ही रही है। तो आप सभी लोग अभी इसी को याद करते हुए बढ़ेंगे। अगला सवाल कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय किसे माना जाता है। समय थोड़ा सा अब लास्ट में है तो खींच दीजिए जल्दी से। 1942 में भारत का वायसराय किसे बनाया गया था, 1936 से लेकर 1943 तक। साथियों ध्यान रखना लिनलिथिगो ही भारत के वायसराय बने रहे। इसके बाद में बेवेल आ जाते हैं। बेवेल 1943 से लेकर 1947 तक रहते हैं, ये आपको याद रखना है। माउंटबेटन 1947 में आए और 1948 तक साथियों वायसराय रहे। अगर इरविन की बात करें तो इरविन जो है ये 1926 से लेकर 1931 तक वायसराय रहे थे। अगला सवाल देखिए 49 नंबर, कह रहा मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का कितनी भाषाओं में अनुवाद जो है वो किया गया है। अब ये सवाल तो आज ही की क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि भाई 500 भाषाओं में इसका अनुवाद जो है वो किया जा चुका है। एलोरा की गुफाएं अगर हम देखें, अजंता और एलोरा दोनों की गुफाएं जो हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती हैं। इनको आप नोट कर लेना, ये अपनी गुफाओं की वजह से जाने जाते हैं। 1900 सभी को याद रखना है 83 में इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी WHS में भी रखा गया था। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। एक सवाल आप सभी को साथियों मैं होमवर्क में देकर जा रहा हूं, मुझे पूरा भरोसा है इसका उत्तर आप सभी लोग क्लास के बाद तुरंत देंगे। भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण कौन सा था। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए कैसी रही, हम सभी लोग इसका उम्मीद है इंतजार भी करेंगे कमेंट बॉक्स में कि आप इसके रिस्पांस को जरूर देंगे। बाकी जो हमारी क्लासेज चल रही है उसका हम टाइम टेबल आपको बता देते हैं कि कैसे आपकी क्लासेज जो हैं वो आपकी होने वाली हैं। भाई तो सबसे पहले आप सभी लोग याद रखना, आपकी सबसे पहले सुबह 8 बजे से मेरी क्लास होती है। फिर इसके बाद में साथियों ध्यान रखना, आप सभी को याद रखना है 10 बजे से मोहित सर की क्लास होती है, 12 बजे से पुलकित सर की, और साथियों 4 बजे से आदित्य सर की मैथ की क्लास। शाम को 6 बजे से 7 बजे के बीच में मेरी क्लास। फिर इसके बाद में आप सभी की अभी 7 बजे से अनुराग सर की क्लास जो है वो चालू होने वाली है, तो सभी लोग इसको 7 से 8 बजे के बीच में लेंगे। फिर इसके बाद 8 से 9 के बीच में पुलकित सर की क्लास, और 9 से 10 बजे के बीच में आप सभी की मोहित सर की हिंदी की क्लास होगी। आप सभी लोग इन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। और साथ में आज रात को आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है, और वो इवेंट क्या है वो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं। इवेंट साथियों ध्यान रखना आप सभी लोगों के लिए क्या है, तो जल्दी से अगर किसी को पता हो तो एक तरीके से जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार, अगर आप तो एक बार देखिए भाई जल्दी से हम लोग एक बार ये देखो हमारा YouTube चैनल जिस पे आप क्लास देख रहे हैं, है ना, यहाँ पर आप सभी लोगों के सामने क्लास जो है वो लाइव है ना।
तो अभी आप सभी लोग इस क्लास को देख रहे हैं, यहां पर आप सभी लोगों को इस क्लास को लाइक कर लीजिए जल्दी से फटाफट। और साथ में आप सभी लोगों को यहां पर एक कल की क्लास, आज की रात की क्लास जो है उसका इवेंट लग चुका है। रात में 10 बजे आप सभी लोगों की बहुत ही शानदार सी पूरी हिस्ट्री का रिवीजन कराने के लिए मैं आ रहा हूं, तो सभी लोग इसको जरूर लीजिएगा। इसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक सभी साथियों ध्यान रखना पोर्शंस को मैं कवर कराऊंगा। इसके बाद में अब आपके अनुराग सर की मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है, तो फटाफट जल्दी से सर को ज्वाइन करिए। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल फिर से एक नए सेट पेपर के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए आपके कमेंट बॉक्स में एक